अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स 2017 के पेपर की एमसीक्यू कर रहे हैं फॉर क्लास 9th एंड मैट्रिक दोनों के लिए। पहली एमसीक्यू है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली इज। ये 18 में भी आई, यहां रिपीट हो गई, 2 आंसर है। अब हमारी एफर्ट कम से कम होती जाएगी और वीडियो छोटी से छोटी होती जाएगी। पाक सरजमीन अपना कमाल दिखाती जाएगी। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ, इस साल ये एमसीक्यू जरूर आएगी। कहता है किलो वाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ डैश। अब वॉट से लोग समझते हैं ये पावर का यूनिट होगा, और ऑप्शन में इसने पहले में ही पावर लिखी है ताकि वो बच्चे जो जानते हैं कि वॉट किसका यूनिट है पावर का, वो ट्रैप हो जाएं। ये वॉट यूनिट नहीं है, ये किलोवाट यूनिट नहीं है। अगर ये वॉट या किलोवाट होता तो ये पावर का यूनिट होता। किलो का मतलब होता है 1000, तो वॉट का बड़ा यूनिट किलोवाट हो जाता। ये किलोवाट आवर है। सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी को कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी से बिजली बेची जाती है। इसी से के इलेक्ट्रिक वाले आपके घर का बिजली का बिल बना के बेचते हैं। और किस लॉ के जरिए बिजली का बिल बनता है? उस लॉ का नाम है जूल्स लॉ। ऐसा ना हो जनरल नॉलेज टाइप आ जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल डैश लॉ की मदद से बनाया जाता है, और वो कहते हैं कूलम्स लॉ, जूल्स लॉ, सही है, ओहम्स लॉ। जो आपके सिलेबस के अंदर लॉज हैं उनके नाम ले दे तो याद रखिएगा जूल्स लॉ। सी ऑप्शन में कहा गया इसके टाइम। टाइम क्यों कहा? क्योंकि आर आ रहा था तो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। डी में वेलोसिटी। हमें पता है वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, किलोवाट कहां से आ गया? बेसिकली आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट है। और जूल्स लॉ, एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल्स। सर ये कैसे आया है? मैंने कहा आपने पढ़ा है पावर W/T, तो W किसके बराबर है? PT के। ये इधर डिवाइड होता उधर जाकर मल्टीप्लाइड हो गया, तो W बराबर है हमारे पास क्या है? वर्क किसके बराबर है? PT के। और P का यूनिट स्मॉल यूनिट वॉट लूंगा, तो टाइम का यूनिट क्या लूंगा? सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड को क्या कहते हैं? जूल। तो वर्क का यूनिट जूल है, तो जूल में क्या वॉट इंटू सेकंड छुपा हुआ है, और जूल में ही न्यूटन इंटू मीटर भी छुपा होता है। क्यों? वर्क का यूनिट होता है, वर्क होता है FD, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर को भी जूल कहते हैं, और वॉट इंटू सेकंड को भी जूल कहते हैं। और अगर इस पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा दी जाए मैथ की, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों की राइट भी बराबर होगी, तो न्यूटन इंटू मीटर वॉट इंटू सेकंड के इक्वल होगा। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? अब क्या है? जूल किसके इक्वल है? वॉट इंटू सेकंड के। अगर मैं पावर का बड़ा यूनिट ले लूं, किलो वॉट, इसका मतलब है 1000 वॉट, तो मैंने टाइम का भी बड़ा यूनिट ले लिया आर, तो ये किलो वाट आर, सही है ना? अब भी एनर्जी रहेगा ना, ये एनर्जी का यूनिट है, सही है। और 1 किलोवाट आवर को ये अलग सवाल है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना आपके बिजली का 1 यूनिट जल गया, या महीने में आपने 500 यूनिट चला दिए। अगर आपने बिजली के 500 यूनिट जल गया, आपके बिल में लिखकर आ रहा है 500 यूनिट आपने कंज्यूम कर दिए, इसका मतलब है आपने 500 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर ली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर कितने जूल इंटू सेकंड के बराबर होगा? सॉरी, 1 किलोवाट आवर कितने, समझ में आ गई बात, जूल के बराबर होगा। किलो का मतलब है 10 की पावर 3, वॉट वैसे ही रहा, सही है। और आर में क्या है? 60 मिनट, और 1 मिनट में क्या है? 60 सेकंड। तो 60
इंटू 60 सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड को क्या कहेंगे आप? जूल। ये लिखा हुआ वॉट इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल। और 60 इंटू 60 3600। 3600 इन दोनों का मल्टीप्लाइड आ गया और 10 की पावर 3 ये रहा। अब डेसिमल पॉइंट यहां पर है, 3 दफा लेफ्ट पे चला गया तो 3 पावर बढ़ गई, तो 3 में 3 ऐड करा 6। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है और बहुत ज्यादा मुझे पता है कि ये एमसीक्यू 2 नंबर देके जाएगी। पूछेगा किलोवाट आवर डैश का यूनिट है, एक तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायरेक्ट पूछेगा किलोवाट आवर डैश जूल के बराबर है, तो 3.6 10 की पावर 6 जूल के इक्वल है। ये याद कर लीजिएगा और मैंने निकाल के भी दिखा दिया है। जो लॉजिकल पढ़ते हैं वो निकाल भी लेंगे। मेरे पास एमसीक्यू है। MCQ number 3, the lightest particle in atom is। ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन से भी डबल होता है मास में, तो सबसे लाइटेस्ट कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब फिर ड्रामा शुरू। कह रहा है 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, फिर वही कह रहा है कि लंदन में जो रेड कलर की डबल डेकर बसेस चलती है उसका कलर क्या होता है? ऑप्शन में दे रहा है ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। तो डायरेक्ट आंसर पता है क्योंकि क्वेश्चन में आंसर पता है रेड। तो आप कह रहा है 1 माइक्रोमीटर डैश के इक्वल है, तो माइक्रो तो बहुत दफा बता दिया ना। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर। फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वैल्यू ऑफ जी, कह रहा है आजादाना गिरते हुए जिस्म के लिए वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? 9.8। एमसीक्यू नंबर 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52। एक चार्ट मिलेगा आपको, सही ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में, वहां डायमंड का भी मिलेगा और आपको पता है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52। बल्कि उस चार्ट को जाकर, सही है, इसके साइट के अंदर मैं उसका पेज नंबर लिखवा दूंगा इस एमसीक्यू का, वहां पर जाकर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस दफा गिलास आए, सही है, डायमंड भी आता रहता है। डायमंड तो आपको पता है सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रेशो होती है। किस चीज की रेशो होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लोग इसको एयर भी कहते हैं, नीचे वाले को इसको एयर भी कहते हैं, वैक्यूम भी कहते हैं। ये कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से शो करते हैं, बाज बुक में म्यू से शो करते हैं। और इसका दूसरा फार्मूला है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऊपर डायमंड आ जाएगा, नीचे यही रहेगा। अगर गिलास का निकालना है तो ऊपर गिलास आ जाएगा, नीचे यही रहेगा। किसी भी चीज का निकालना, सही है। नेक्स्ट है, और इसका आंसर है 1.52 गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस वक्त जो एमसीक्यू पूछी है, पेज नंबर, सॉरी, एमसीक्यू नंबर था ये 7 है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको पता है कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ए यूनिट ऑफ वेट। फोर्स का यूनिट है। किसका यूनिट है? अब ये पूछ लिया इसने, क्या पूछ लिया? एमसीक्यू नंबर 7 में ये लिख के दे दिया और कह रहा है कि ये किसका यूनिट है, बल्कि इसको डिवाइड में नीचे करके लिखा है। ये कह रहा है डैश का यूनिट है। ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन में कह रहा है पावर। मैंने कहा पावर का यूनिट तो वॉट होता है या हॉर्स पावर होता है, समझ में आ गई बात। और सेकंड ऑप्शन में कह रहा है वेट, ये फोर्स है और ये फोर्स का यूनिट है, ये न्यूटन के बराबर है।
और न्यूटन फोर्स का यूनिट है। ऑप्शन सी में कह रहा है मोमेंटम, ऑप्शन डी में कह रहा है प्रेशर। जो मैंने काफी दफा यूनिट बताया, सही है, ये वेट का आंसर है। मैं नई एमसीक्यूज बना देता हूं। ये डैश का यूनिट है, मैंने यहां लिखा नॉर्मल रिएक्शन, मैंने यहां लिखा वेट, मैंने यहां पर लिखा टेंशन, मैंने ऑप्शन डी में लिखा ऑल ऑफ दिस, तो आंसर था ऑल ऑफ दिस। टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट, ये सब फोर्स है और इसका यूनिट है न्यूटन, और ये न्यूटन के बराबर होता है। पावर का यूनिट सबको पता है, वॉट होता है, ऐसा यूनिट लिख रहा हूं, वैसे हॉर्स पावर भी होता है। वेट का यूनिट न्यूटन होता है। मोमेंटम का यूनिट आपको पता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। ये इक्वल होता है न्यूटन इंटू सेकेंड के, इसके भी बराबर। अभी एमसीक्यू कराइए। और प्रेशर का यूनिट आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसके फार्मूले से पास्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्कल कहलाता है। यही यंग मॉडुलस का यूनिट है, यही बल्क मॉडुलस का यूनिट है, यही स्ट्रेस का यूनिट है। बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं मैं ये बात। फिर आ गया 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, रिपीट हो गई, 746 वॉट। तेजी के साथ चलेंगे, पिछली वीडियो में बता दिया। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। अगर 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ उससे आधी होगी, 10 सेंटीमीटर। क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एमसीक्यू नंबर थी 10। 10 में क्या है? तवज्जो के साथ, 10 में क्या है? ये मेरे पास मिरर का तस्करा है, कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर है, इसकी बल्कि साइड पॉलिश होती है। ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी से शो कर। अगर ये लेंस होता तो इसी सी को 2f कहते हैं। क्या कहते हैं? 2f। दोनों सूरतों में इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको पोल कहते हैं, मिरर के सेंटर को। अगर ये लेंस होता तो लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का डबल होता है। क्या होता है? डबल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2f के बराबर। तो f किसके बराबर होगा? r/2 के। अब आपने r दे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस है। आ रही है बात समझ में? और फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। कैसे? r/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाइड होता है, उधर जाके डिवाइड। इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया भाई? 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 20। ये 20 दिया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर में आ गया, ये आंसर है। ऑप्शन में दिया था 40, -40, 10 और -10। -10 भी दिया भाई, माइनस। ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस अपोजिट होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ रखते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस की याद कर लिए तो कॉन्केव मिरर की भी आती है। सही है। और 5 केसेस में इसकी इमेज पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। समझ में आ गई बात? और P हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल रॉड्स आर ऑफ, कार्बन की होती है, ग्रेफाइट की होती है। ये गलत एमसीक्यू का आंसर, मेरे पास तो आंसर नहीं है। एक 5 ईयर में इसका बोरॉन दे दिया है। बुनियादी तौर पर क्या है? कार्बन रॉड्स है।
ग्रेफाइट रॉड्स हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने में काम आती है। एमसी ऑप्शन में था कार्बन, बोरॉन, एल्युमिनियम, सोडियम, तो कार्बन को टिक करेंगे। एमसीक्यू नंबर 12 है, द वैल्यू ऑफ जी वाज डिटरमाइंड, ये कैपिटल जी है और ये मॉडल पेपर में आया है, ये कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से बताते हैं। 4 ऑप्शन है, न्यूटन, कैवेंडिश, गैलीलियो, पास्कल, यहीं से उठा के मॉडल में गई है, मॉडल पेपर। एमसीक्यू नंबर 13 है, एमसीक्यू नंबर 13, एन टाइप मटेरियल इज फॉर्म्ड व्हेन सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद एलिमेंट। इसके आने की भी बहुत चांस है, इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर से आया है। थोड़ी सी केमिस्ट्री, 3rd ग्रुप के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, 4th ग्रुप के एलिमेंट है, 5th ग्रुप के एलिमेंट है। यहां से इसको देखेंगे, यह है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यहां पर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। यहां पर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आपको पता है 4th ग्रुप के एलिमेंट टेट्रावैलेंट होते हैं, इनकी वैलेंसी 4 होती है, और 3rd ग्रुप के एलिमेंट ट्राइवैलेंट होते हैं, इनकी वैलेंसी 3 होती है, और 5th ग्रुप के एलिमेंट पेंटावैलेंट होते हैं। 4th ग्रुप के एलिमेंट के लेफ्ट पे सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मेटल होते हैं और मेटल नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और 4th ग्रुप के राइट पे जितने एलिमेंट है ज्यादातर नॉन मेटल है और नॉन मेटल नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। अगर मैं 4th ग्रुप के एलिमेंट के साथ 3rd ग्रुप के एलिमेंट की मिक्सिंग कर दूंगा तो पी टाइप सब्सटेंस बनेंगे, क्योंकि ये नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे, और पी टाइप सब्सटेंस को होल कहते हैं और ऐसे खाली बना देते हैं, और पी का मतलब है पॉजिटिव टाइप सब्सटेंस, जिसे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल आता है वो बच जाएगा। इधर वाले सारे मेटल हैं, ये कंडक्टर है, इधर वाले ज्यादातर सारे नॉन मेटल है सिवाय एंटीमनी बिस्मिथ के, ये इंसुलेटर है। ये 4th ग्रुप के एलिमेंट सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, इनके नाम याद हो और सेमीकंडक्टर के एमसीक्यू आ जाए लगा देंगे, इसके भी बहुत ज्यादा चांस है। 4th ग्रुप के एलिमेंट्स के लेफ्ट वाले सारे पॉजिटिव, जब आप 4th ग्रुप के एलिमेंट को 3rd ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिक्स करेंगे और इस मिक्सिंग को डॉपिंग कहते हैं, तो पी टाइप सब्सटेंस बनेंगे। और अगर 4th ग्रुप के एलिमेंट को 5th ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिक्स करेंगे तो एन टाइप सब्सटेंस कहलाएंगे। एन टाइप सब्सटेंस में इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको फिल कर देते हैं, ऐसे भरा हुआ है। आप खुद सोचें, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस में 5 है, तो 4 और 5 9, तो ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा रह गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो एन टाइप सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, ऐसी एमसीक्यूज आई है मॉडल पेपर में, और वो इसके लिए लगी थी। और पी टाइप सब्सटेंस होल कैरी करते, और उसने वहां प्रोटॉन लिखकर लोगों को डराने की कोशिश, धोखा देने की कोशिश करी, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो पी टाइप सब्सटेंस प्रोटॉन कैरी नहीं कर रहा है, होल कैरी कर रहा है। क्यों? इसके पास वैलेंस शेल में कितने 4, इसके पास 3, 4 और 3 7, होने कितने चाहिए थे 8, तो 1 की कमी है, तो खाली है, ये होल है। अब हमारे पास है एमसीक्यू नंबर, इस वक्त तो आंसर आपको पता है, एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट को मिक्स करेंगे, तो ऑप्शन में क्या आंसर है? एन टाइप सब्सटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं आप? सेमीकंडक्टर के साथ किसको डॉप करेंगे? पेंटावैलेंट को, जिनकी वैलेंसी 5 हो। और अगर आप आ जाए पी टाइप को, तो ट्राइवैलेंट को, ट्राइवैलेंट, पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवैलेंट, एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट।
एमसीक्यू नंबर है 14। रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। आपको पता है सरफेस टेंशन, फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का आजादा ना गिरता हुआ खतरा हमेशा स्फेरिकल होता है, और वो किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। 4 ऑप्शन थे, डेंसिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, लाउडनेस ऑफ साउंड बड़ी अच्छी एमसीक्यू है, इसके भी चांस बहुत ज्यादा है, मैट्रिक में बहुत ज्यादा चांस है इसके। कह रहे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, एमसीक्यू नंबर 15 है, और 4 ऑप्शन दिए में, एम्पलीट्यूड, बहुत आसान तरीका मैं इसका बता देता हूं जज करने का, बी फ्रीक्वेंसी, सी वेवलेंथ, डी वेलोसिटी। आंसर है एम्पलीट्यूड। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। क्यों? इन तीनों में का एक रिलेशन है। किसी भी वेव की वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है? एफ लैम्डा। एफ किसको शो कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को। वेवलेंथ को कौन शो कर रहा है? लैम्डा, ग्रीक लेटर। और वेलोसिटी को वी। अगर इनमें से कोई भी चीज चेंज होगी तो अगली भी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट का लैम्डा चेंज कर दूं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आई? फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं वेलोसिटी वेरी कर जाएगी। तो अगर इन पे डिपेंड कर रहा है, इनमें से किसी पे, तो इस पे भी कर रहा है, तो फिर ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए आंसर। वही एक अलग है जो इनके रिलेशन में शामिल नहीं है। ये जजमेंट से भी कर सकते हैं लोग। एम्पलीट्यूड, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो आंसर क्या है? एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 है, किताबुल मनाजिर इज रिटन बाय, इसके भी बहुत चांस है। ये करिए इब्नुल हैसम ने। जब भी आएगा किताब फिर तिब, तिब कहते हैं मेडिकल साइंस को, मेडिकल साइंस को। तो अबू अली सीना ने मेडिकल में ज्यादा काम करे, और इब्नुल हैसम ने ऑप्टिक्स में ज्यादा काम करे। सही ना? लाइट रिफ्लेक्शन के लॉस दिए और पिन होल कैमरा बनाया। और किताबुल मनाजिर का मतलब क्या है? मंजर दिखाने वाली, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, तो कुछ सेंस यूज करिएगा। तो इसका नाम था, एक 4 नाम दिए थे, अल-बैरूनी, याकूब अल-किंदी, इब्नुल हैसम, मूसा अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी मैथमेटिशियन था बेसिकली, इब्नुल हैसम। लास्ट है, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हर ईयर में तकरीबन आ रही है। इस साल 17 एमसीक्यूज थी, 18 और 19 में 19 थी, और इस ईयर और इससे पीछे तमाम ईयर में 17 थी। और कह रहा है कि कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? मोमेंटम, वेट, प्रेशर, टॉर्क। तो प्रेशर आंसर है। आपको पता है मोमेंटम, वेट और टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। थैंक यू। अब हम 2016 का पेपर करें।